मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है इतिहास हिस्ट्री का पहला वीडियो हम लोग बना रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सभी जो है एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं, यानी इतिहास का ये पहला वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो इतिहास है इसकी परिभाषा अनेक संदर्भों में दी गई है। जैसे मेरा मानना है कि समसामयिक घटनाओं के दस्तावेज को इतिहास कहा जाता है। समसामयिक घटनाओं के दस्तावेज को इतिहास कहा जाता है। यानी कि आप इतिहास की परिभाषा, जैसे बचपन में ऐसा देखा गया कि इतिहास का मतलब इति माने बीती, हास माने कहानी, ठीक उसी तरह एक ये प्रयास हमने किया है इतिहास को समझने के लिए कि इतिहास क्या है। तो समसामयिक घटनाओं के दस्तावेज को इतिहास कहा जाता है। यह एक मेरा मानना है। लेकिन इस तरह आप देखेंगे कि इतिहास के जो है पिता हेरोडोटस को कहा गया है। इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को कहा गया है। अब हम लोग इतिहास जो समझने की बात करेंगे तो उसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि प्राचीन काल के इतिहास को डिवाइड हम लोग जो है 3 पार्ट में करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक फिगर के अनुसार, एक मैप के अनुसार कि इतिहास जो है इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रागैतिहासिक आप कह सकते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। ये 3 जो है पार्ट में बांटने का प्रयास किया गया है। तो ये 3 पार्ट में बांटने के पीछे एक रीजन है, एक कारण है। कारण ये है कि हम लोग साक्ष्यों को आधार बनाते हैं कि मान लीजिए कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो अपना जीवन यापन किस तरह से करता था, इसको जानने के लिए हम लोग जो है कुछ साक्ष्य की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि साक्ष्य जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। या तो मनुष्य के द्वारा उस समय का उपयोग किए हुए, प्रयोग किए हुए जो वस्तु मिली उसके आधार पर हम लोग मालूम करने का प्रयास करते हैं, या उस कालखंड में जो लिखा गया पुस्तक अगर मिला तो उसके आधार पर हम लोग जो है इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, ये जो आप काल देखेंगे इसमें मुख्य रूप से आप देखिएगा कि इस काल की जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत पर ही आधारित है। यानी कि कहने का यह है कि ऐतिहासिक काल जो है ये केवल पुरातात्विक स्रोत
पर जो है क्या है, ये आधारित है। ठीक है ना। तो ये जो है प्रागैतिहासिक काल केवल पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। और इसमें आप देखेंगे कि जब हम दूसरे फेज में जाते हैं, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोहिस्ट्रिक कहा जाता है, प्रोटोहिस्ट्रिक एज, तो यहां जो है आप देखेंगे कि यहां पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ यहां पर साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है यहां पर। लेकिन ये जो साहित्यिक स्रोत जो उपलब्ध है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, यानी कि ये पढ़ा नहीं जा सका है। ये साहित्यिक जो स्रोत है उस साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक जो कहते हैं, हिस्टोरिक एज जिसको कहते हैं, ये जो है यानी कि पुरातात्विक स्रोत के साथ जो है साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, जो पढ़ा जा सका है, पढ़ा जा सका है। ठीक है। यानी कि हम लोगों ने इतिहास को 3 वर्ग में, 3 पार्ट में बांटा। पहले क्या था, प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक एज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज। तो प्रागैतिहासिक काल जो था, इसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन का स्रोत सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक है, यानी कि उस समय मनुष्य के द्वारा जो उपयोग में लाई गई जो वस्तु थी, जो उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था जिस वस्तु का, वो जो वस्तु मिला है, उस वस्तु के आधार पर इस कालखंड की हम लोग जो है जानकारी प्राप्त लेते हैं, करते हैं। और इसी में एक देखिएगा कि ताम्रपाषाण काल भी, ताम्रपाषाण जो है काल भी इसमें आता है। और आद्य ऐतिहासिक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं, इस कालखंड की हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोत के साथ साहित्यिक स्रोत से भी मिला है। लेकिन जो उसमें साहित्यिक स्रोत है, वो साहित्यिक स्रोत पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ भी हम लोग सिर्फ किस पर निर्भर है, पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर है। जैसे कि आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि पाई गई है, वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सम्मिलित किया गया है। ऐतिहासिक स्रोत, जिसको अंग्रेजी में हिस्टोरिक एज भी कहते हैं, इस कालखंड में हमें इस कालखंड की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी है, जो हम लोग पढ़ भी सके हैं, जैसे वेद ये सब पढ़ सके हैं। अब जो है इस काल को हम लोगों को कुछ लाइन में समझ लेना चाहिए। अब इसको समझने के लिए हम लोग को एक एक चीज इस पर तोड़ना चाहिए। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। यानी कि पहला हम लोगों ने कहा था कि प्रागैतिहासिक काल, यानी कि पहला स्टेज प्रागैतिहासिक काल, इसके विषय में तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड के, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्ण रूप से पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है।
इस काल का कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य एवं बर्बर था। क्लियर हो गया? यानी कि पहले भी हम बोल चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल के इतिहास पूर्ण रूप से पुरातात्विक पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस काल को हम लोग जो है अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। इस काल को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला यानी कि आप देखेंगे कि जिसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कहिए या उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं। उत्तर पाषाण काल अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल को कितने खंड में बांटे, तो इसको 3 भाग में बांटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। अब जो है इसमें हम लोग जो है अब पूरा पाषाण काल को समझने का प्रयास करते हैं। तो पूरा पाषाण काल को समझने के लिए हम लोग को आना कार्य करना चाहिए। पूरा पाषाण काल, अब इसको हम लोग को समझना है। तो ध्यान रखिएगा कि इस काल के अवशेष जैसे हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर इत्यादि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित इस संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक जो है जगह पर प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गया? उसके बाद जो है आता है मध्य पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल। आप देखेंगे कि इस काल में प्रयोग होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि इस काल में, यानी किस काल में, मध्य पाषाण काल में प्रयोग होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे। उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे। तो उपकरण जो छोटा छोटा होता था, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथिक यानी कि छोटा उपकरण माइक्रोलिथिक कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब जो है हम लोग को ये बताना होता है, जैसे पूरा पाषाण काल का बताया कि कहां कहां से औजार मिला है या क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, तो उसी तरह मध्य पाषाण काल के विषय में कि कहां से इसका साक्ष्य मिला है, तो ये जान लीजिए कि पहला मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में
बाडोर जगह है जहां से पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा, इस काल के मानव का अस्थि पंजर यानी कि जो हड्डी का शरीर का ढांचा होता है, उसका पहला अवशेष उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महादहा नामक स्थल से मिला है। यानी कि मध्य पाषाण काल के आप देखेंगे कि इस काल में मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। दूसरा, इस काल के मानव का अस्थि पंजर का पहला अवशेष उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महादहा नामक स्थल से मिला है। हो गया। अब हम लोग तीसरा आते हैं नवपाषाण काल पर, यानी कि नवपाषाण काल, इस पर आते हैं। इस काल के पहला उपकरण, नवपाषाण काल के पहला उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में 1860 ईस्वी में 1860 में ले सुमेरियर ने खोजा था। इस काल की सबसे प्राचीनतम जो बस्ती थी, सबसे पुरानी जो बस्ती, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल के जो सबसे प्राचीनतम जो बस्ती है वह बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिला है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है, और ये कई भी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए भी। और आप ये भी देखिएगा कि नवपाषाण कालीन स्थल ये कश्मीर में भी, यानी कि यहां पर आप देखिएगा कि कश्मीर में बुर्जाहोम एवं गुफकराल से अनेक गड्ढा घर मिला है। गड्ढा घर जिसमें अनेक प्रकार के मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन एवं प्रस्तर तथा हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। फिर से सुन लीजिए, कश्मीर में प्राप्त जो बुर्जाहोम है एवं गुफराल से अनेक गड्ढा घर मिले हैं, जिसमें अनेक प्रकार के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन एवं प्रस्तर तथा हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जाहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को माली के साथ दफनाया हुआ मिला है। ये देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद देखेंगे कि ये जो प्रथा थी, यानी कि कुत्ते के साथ माली के साथ दफनाना, ये प्रथा भारत के किसी भी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल से नहीं मिला है। फिर आप बिहार के सारण जिला, जो छपरा कहा जाता है, बिहार के सारण जिले के में एक जगह है जिसका नाम है चिरांद। चिरांद से नवपाषाण कालीन जो पूरा स्थल मिला है, वहां से भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सिंग के बने हुए हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बिहार में जो सारण जिला है, जिसको कि आप छपरा के भी नाम से जानते हैं, वहां एक जगह है जिसका नाम है चिरांद। वहां से नवपाषाण काल के पुरास्थल से भारी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। अगला, ये उपकरण ताम्रपाषाणिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा
एक ऐसा पूरा स्थल है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद में स्थित कोल्डिवा एक मात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि नौपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने किसान समुदाय के थे। वो मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में रहने वाले नौपाषाण काल के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ आदि उपजाते थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। फिर आप देखिएगा, जब दक्षिण भारत की बात होती है तो दक्षिण भारत में नौपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल कर्नाटक राज्य में एक बेलारी है, वहां वो है। यानी कि दक्षिण भारत में नौपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थान कर्नाटक के बेलारी से है। और इस काल में कुंभकारी यानी कि जो चाक पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इस काल के कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दृष्टिगत होते हैं, यानी कि दिखाई पड़ते हैं। फिर जो है इस काल की प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन का विस्तार, पशुओं के उपयोग की जानकारी और अस्थायी ग्राम जीवन का विकास है। नौपाषाण काल की यह उपलब्धि है कि अब मनुष्य खाद्य उत्पादन करने लगे। पशुओं का उपयोग कहाँ करनी चाहिए, किस पशु का कहाँ उपयोग करना चाहिए, उसकी जानकारी और अस्थायी गांव रहने का जो है इन लोगों ने विकास करना शुरू कर दिया। ये हुआ आपका नौपाषाण काल का, यानी प्रागैतिहासिक काल के हम लोग जो 3 पार्ट में बांटे थे, वो तीनों पार्ट की जानकारी थी। अब हम लोग आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पर, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल पर। पूरा आद्य प्रागैतिहासिक काल के बाद आप आएंगे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हम शुरू में बताए थे कि आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, यह काल साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोतों पर यह निर्भर है। यानी कि हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना आप देखेंगे कि इस कालखंड में की जाती है, और गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इस काल से संबंधित है। यानी कि इस कालखंड का जो भी साहित्यिक स्रोत मिला है उसको हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, लेकिन आप जैसे कहा गया कि हड़प्पा संस्कृति का जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल में इसको हम लोग रखते हैं। और यहाँ जो है गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इस काल से संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यानी कि पहला हम लोग प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। इस काल को इतिहासकार उस युग की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन गया था। यह काल पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक तथा विदेशियों के विवरण पर भी ये निर्भर है। यानी कि ऐतिहासिक काल में जो लिखित भी साक्ष्य उसको पढ़ा गया है, विदेशियों के द्वारा भी जो लिखित साक्ष्य दिया गया उसको हम लोग पढ़े। अब इसको हम लोग यानी कि एक तरह से और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद है कि इसको अब अच्छा से आप लोग अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपसे यानी कि जो प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक एज का जो क्वेश्चन है इसी से आपका लगभग पकड़ा जाएगा और आप इसको
अच्छा से देखें, भगा के नहीं बल्कि सिलसिलेवार देखें। जय हिंद, जय भारत।